ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय सुरक्षा की उभरती चुनौतियों से निपटने के प्रयास और पुलिस तंत्र के आधुनिकीकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर कुशल पाल सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। केपी सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 59वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन में भाग लिया। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि वर्तमान परिदृश्य में इस सम्मेलन की क्या उपयोगिता रही है और आज सुरक्षा की दृष्टि से इसका क्या महत्व है। ये एक एनुअल फीचर है और इसमें जो समकालीन सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उनको पहचान करते हुए उन पे डिस्कशंस करते हैं सीनियर ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस चीफ्स, और एक स्ट्रेटेजी इवॉल्व करते हैं ताकि देश में सुरक्षा के वातावरण को सुदृढ़ किया जा सके। इस सम्मेलन में बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई, जिनमें मुख्य रूप से साइबर क्राइम, डीप फेक, वामपंथी उग्रवाद, ड्रग्स रिलेटेड इश्यूज, जो इलीगल माइग्रेशन है बांग्लादेशी और रोहिंग्यास का, और नए कानून जो बने थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन का। तो बहुत सारे अन्य विषयों पे भी इस पे चर्चा हुई है और जो इसमें से सार निकल के आया है उनको जब क्रियान्वित फील्ड के ऑफिसर करेंगे तो डेफिनेटली सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने में इससे मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। तो इस पहल के क्या मायने हैं और किस तरह के बदलाव की आवश्यकता होगी इस सिलसिले में। स्मार्ट पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री जी लगातार पिछले 3-4 सम्मेलन से देते चले आ रहे हैं और इस डायरेक्शन में पुलिस की मॉडर्नाइजेशन बहुत जबरदस्त तरीके से हुई है। टेक्नोलॉजी का यूज, कम्युनिकेशन की इंप्रूवमेंट, व्हीकल के माध्यम से मूवमेंट है चेज करने की क्रिमिनल्स को, उनके बारे में बहुत अधिक प्रगति इस डायरेक्शन में हुई है और सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने में मदद हुई है। विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है वो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो इश्यूज हैं। उन्होंने डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम के बारे में आगाह करते हुए यही आग्रह किया है कि इस दिशा में हमें सीरियसली सोचना चाहिए। काफी खतरा है इस चीज से, क्योंकि आम आदमियों को बड़ी अधिक संख्या में उनके बैंकों से पैसे निकल रहे हैं, उनको डिफ्रॉड किया जा रहा है, कई लोगों को डिजिटली अरेस्ट करके उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। बहुत गंभीर आयाम इस समस्या ने ले लिए हैं और इस दिशा में हमें वास्तव में बहुत आमूल चूक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और मेरा यह मानना है कि इस दिशा में हमें अलग से साइबर पुलिस स्टेशन स्टैब्लिश करने चाहिए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पुलिस स्टेशन हैं वो दूसरे कामों में इतने व्यस्त हैं कि इस विषय पे उनका ध्यान ही उतना नहीं जा पाता है जितना जाना चाहिए। तो साइबर पुलिस स्टेशन सेपरेट हो, अलग से इसके लिए मैन पावर हो, अलग से साइबर फोरेंसिक्स की विंग हो, अलग से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हो। इस दिशा में आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया भी है और ये भी आह्वान किया गया है कि जो दूसरे प्रदेश है जहां इस किस्म के कोई अच्छे डेवलपमेंट हुए हैं उनसे भी सीखा जाए और उनको अपने अपने प्रदेशों में हम लागू करें। अभी आपने कई बातों का जिक्र किया और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि पुलिस के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। आज प्रौद्योगिकी का ही युग है। अगर बीते एक दशक की हम बात करें तो आप इस दिशा में किन सुधारों को देखते हैं। प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जो FIR रजिस्टर करना है, अब हम व्हाट्सएप पे, ईमेल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से FIR दर्ज करा सकते हैं। दूसरा जो प्रयोग है वो CCTV कैमरेज का है। आपको ताज्जुब होगा यह जान के कि 80 से 90% तक अपराध जो इन्वेस्टिगेट पुलिस आजकल कर रही है उसमें CCTV फुटेज का प्रयोग होता है और उसी के माध्यम से पुलिस अपराधियों तक पहुंचती है। वॉइस कॉल या टेलीफोन पे सर्विलेंस और टेलीफोन पे जो कॉल हुई है उनका इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस ज्यादातर अपराधों को आजकल सॉल्व कर पा रही है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा अहम रोल है। और एक और टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हमें अभी जानना शुरू हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक, वो ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हमें अभी से अपने पुलिस अधिकारियों को और पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को जागरूक करने की जरूरत है। इसके बारे में उनका रुझान अभी तक उतना नहीं बन पाया जितना होना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी डेवलपिंग विधा है, डेवलपिंग साइंस है। लेकिन इसके खतरे बहुत बड़े हैं, प्राइवेसी को लेके भी और अपराध को लेके। जो डिजिटल धोखाधड़ी की बात है, साइबर अपराध की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चुनौतियां तमाम उत्पन्न हो रही, डीप फेक की भी हम बात करते हैं, ये सारी चीजें मिलाकर के कुल मिलाकर के देखा जाए तो लोगों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हो रही हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि भारत की दोहरी AI शक्ति यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी हो और आकांक्षी भारत का उपयोग करके इन चुनौतियों से हमें निपटना चाहिए। अगर हम मौजूदा पुलिस तंत्र की बात करें, हालांकि हमेशा सुधार की जरूरत रहेगी और सुधार होते रहेंगे, लेकिन मौजूदा तंत्र को अगर हम देखें तो भरोसे की जहां तक बात है तो कितना हम सक्षम है इन चीजों से निपटने में।
बहुत अधिक गुंजाइश है कि हम अपनी शक्तियों को और बढ़ाएं, अपनी जो हमारी कैपेसिटी है इन अपराधों को इन्वेस्टिगेट करने की उसको बढ़ाएं। और उसका एक ही समाधान है कि सेपरेट साइबर पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश किए जाएं, उसमें ट्रेंड जो साइबर लिटरेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो वो तैनात किए जाएं, और अगर हमारे पास नहीं है तो रिक्रूट किए जाएं। और साइबर फोरेंसिक्स को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जाएं। अभी तक तो हमारे पास नेशनल लेवल पे ही यूनिवर्सिटीज हैं, अहमदाबाद गुजरात में है फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। हर एक स्टेट में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज हों, जैसी माननीय होम मिनिस्टर जी ने कहा भी था, अभी चंडीगढ़ में कुछ दिन पहले वो आए थे। हर एक स्टेट में हो और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसको ले जाने की जरूरत है, क्योंकि भविष्य में जो भी अपराध होगा वो 90% 95% अपराध एआई के यूज से और साइबर के यूज से होगा। उसके लिए हमें प्रॉपरली अपने आप को तैयार करना है। कुछ प्रमुख समस्याओं का हल करने में हैकाथॉन की सफलता पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पुलिस हैकाथॉन आयोजित करने के बारे में भी विचार विमर्श करने का सुझाव दिया। तो जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि हमें काफी कुछ करना है, तो हैकाथॉन जैसी जो चीज है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोहे को लोहा काटता है। अगर हैकर्स हैं वो हमारी व्यवस्था में हैक करके और लोगों को डिफ्रॉड कर रहे हैं, उनका पैसा लूट रहे हैं, तो हमें भी उस विधा में अपने आप को पारंगत करना होगा। हमें भी हैकिंग की वो आर्ट सीखनी पड़ेगी हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, जिससे हम उन अपराधियों तक पहुंच सके, हम उनके सिस्टम को हैक करके उन तक पहुंच सके। तो ये एक बहुत ही नोबल आइडिया है और बहुत ही प्रोग्रेसिव आइडिया मैं इसको कहूंगा, और हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर अपराध, आर्थिक सुरक्षा, आव्रजन, तटीय सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी सहित राष्ट्रीय सुरक्षा की मौजूदा और उभरती चुनौतियों पर गहन चर्चा हुई है। तो इन मुद्दों पर अगर भारतीय पुलिस व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को हम देखें तो आप किस तरह से आंकते हैं? अगर इनमें जो साइबर वाली चीजें हैं उनको हटा दिया जाए, उनको एक तरफ रखा जाए, तब उसके बाद आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ड्रग्स के मुद्दे पे आऊंगा। ड्रग्स के बारे में बहुत बड़ी चिंता राष्ट्र को होनी चाहिए, क्योंकि हमारी 30 से 40% तक जो पॉपुलेशन है वो ड्रग के चक्कर में आ चुकी है। हमारे जो कैदी हैं, जेलों में जो कैदी हैं, उससे पता लगता है कि समाज में कितनी प्रिवेलेंस है इस समस्या की। वहां भी 40% के करीब कैदी, स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया के बारे में कह सकता हूं, इस ड्रग की चपेट में है। गांव में ड्रग्स फैल चुकी है, इवन महिलाओं में ड्रग्स बड़ी तेजी से फैल रही है। तो इसके लिए हमें पर्याप्त कदम उठाने होंगे, और वो 3 प्रकार की हमें 3 pronged स्ट्रेटेजी इसके लिए अपनानी होगी। सबसे पहले तो जो पहले ही ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं उनको हमें वापस मेन स्ट्रीम में लेके आना है, उनको ट्रीटमेंट देके। सबसे पहली चीज तो उनको रिट्रीव करना है। दूसरा, जो लॉ प्रोवाइडेड है उसमें जो स्मगलर्स हैं, पैडलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने के प्रावधान है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उन प्रावधानों का हम उतना प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं उनके विरुद्ध जितना किया जाना चाहिए। मैं जिक्र करूंगा सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है 1988 का, एनडीपीएस एक्ट का। उसका प्रावधान, उसकी संख्या अगर मैं पूरे देश में लूं तो वो सैकड़ों में मिलेगी आपको। इसी तरीके से जो संपत्ति कमाई जाती है ड्रग्स का व्यापार करके, अवैध धंधा करके, उसके फोरफीचर और सीजर का प्रावधान कानून में किया गया है। उसकी संख्या भी मैं पूरे देश में लूं तो वो संख्या भी आपको सैकड़ों में ही मिलेगी। तो ये दूसरा चीज, ड्रग को प्रिवेंट करने के लिए जो लाभ कमा रहे हैं इस धंधे से, उनके नकेल डालना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून है लेकिन उनका पर्याप्त इंप्लीमेंटेशन उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। और तीसरी चीज, जो क्रिमिनल्स हैं जो पकड़े जा रहे हैं उनका सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन, उनको सजा दिलवाना। तो इन तीनों जगह पे हमें काम करने की जरूरत है। और दूसरा इशू है इलीगल माइग्रेंट्स का, जो बांग्लादेश से और रोहिंग्यास बर्मा से आके हमारे देश में समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। उसकी तरफ हमें सीरियस होने की आवश्यकता है। हमें सबसे पहले तो इनकी मैपिंग करनी होगी कि ये लोग जो अवैध रूप से भारत में घुसे हैं वो कहां कहां बसे हुए हैं, वो कहां रह रहे हैं, उनको चिन्हित करना होगा और फिर उनको कंट्रोल करना होगा कि वो आगे न बढ़े। अगर आप हिमालय की तलहटी में चले जाएं, सिक्किम से लेके और जम्मू एंड कश्मीर तक, जितना भी हिमालयन की तलहटी और निचले हिमालयन रीजन के कस्बे, गांव और शहर हैं, ये सारे के सारे इस प्रकार के अवैध प्रवासियों के कब्जे में धीरे धीरे आते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पुलिसिंग का लेवल उतना नहीं है और उन्होंने वहां पे कब्जे कर लिए हैं। आपने देखा होगा उत्तरांचल में प्रॉब्लम हुई, हिमाचल में प्रॉब्लम हुई, J&K में तो प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो इस तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। मानव तस्करी एक बड़ा मुद्दा रहा है जिस पर हमेशा बात होती रही है और इस पर भी गहन चर्चा होती है। तो अभी अगर पुलिस की भी बात हम करते हैं तो
काफी हद तक सफलता पाई जाती है सिर्फ पुलिस के माध्यम से ही कि इस काम को रोका जा सके, लेकिन फिर भी लोगों का सहयोग बहुत जरूरी होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मानव तस्करी हिंदुस्तान में विशेष रूप से जो पूर्वी क्षेत्र है, जो गरीब इलाका है, ट्राइबल इलाका है, उड़ीसा है, बिहार है, कलकत्ता है, इस तरफ से और नॉर्थ की तरफ जाता है या वेस्ट की तरफ जाता है। और ज्यादातर मानव तस्करी जो है वो जो डोमेस्टिक हेल्प है, डोमेस्टिक सर्वेंट हैं, उनके रूप में हो जाती है, और दूसरा फिर वेश्यावृत्ति के धंधे के रूप में हो जाती है। नेपाल से तस्करी हमारे यहाँ होती है, बांग्लादेश की भी इवन लड़कियों की तस्करी यहाँ होती है। गंभीर समस्या है, और जब तक लोग जागरूक होके पुलिस को सूचित नहीं करेंगे तब तक इस बारे में अकेले पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि घरों में जो डोमेस्टिक हेल्प है वो आजकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो लोगों को इस प्रकार के सर्विस देने के लिए जो अवैध रूप से ट्रैफिक करके लाए गए लोग हैं उनको सप्लाई करते हैं। तो उसमें जनता का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने अभी एक बात और कही है कि हमें रणनीतिक, सतर्क, अनुकूल, विश्वसनीय और पारदर्शी बनने का आह्वान, मतलब पुलिस के लिए जहां तक उन्होंने बात कही, रणनीतिक, सतर्क, अनुकूल, विश्वसनीय और पारदर्शी बनने का आह्वान किया है। एक आम भारतीय के नजरिए से देखें तो इसमें किस तरह के परिवर्तन वांछित हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज पारदर्शी होने के लिए और विश्वसनीय होने के लिए यही है कि पुलिस को अपना व्यवहार अच्छा बनाना पड़ेगा। पुलिस को लोगों को वो सेवाएं बिना किसी रुकाव के, बिना किसी बाधा के देनी पड़ेगी जिनकी वो उनसे उम्मीद करता है। तो सबसे पहले चीज तो इस डायरेक्शन में यही है कि हम अपने पुलिसमैन को बताएं, ये ट्रेनिंग दें उनको, और बताएं कि वो नागरिकों के साथ इस तरीके से अच्छा व्यवहार करें। पारदर्शिता का दूसरा आयाम ये है कि जो हमारी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को हम इस तरीके से संचालित करें कि आम आदमी हम पे उंगली न उठा सके। हम जनता को इन्वॉल्व करें, जनता को सहयोग करें, और अगर उनकी कोई शंका है तो उसका समाधान करें, उनको बताएं। उसके लिए जो सुपीरियर ऑफिसर है, सुपरवाइजरी ऑफिसर है, उनकी ड्यूटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस का आधुनिकीकरण और विकसित भारत, ये दोनों ही दृष्टिकोण किस तरह से एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं? आधुनिकीकरण और विकसित भारत, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर भारत विकसित होगा तो पुलिस में आधुनिकीकरण भी होगा, और अगर पुलिस में आधुनिकीकरण होगा और पुलिस सक्षम होगी तो विकसित भारत का सपना साकार होगा। क्योंकि बिना सक्षम पुलिस के कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र विकास का सपना नहीं देख सकता। क्योंकि विकास के लिए सबसे पहली चीज और सबसे पहली जरूरत अगर कोई है तो वो शांति और सुरक्षा का वातावरण है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, और इनको एक दूसरे के पूरक के रूप में ही हमें आगे बढ़ना होगा। जो इस तरह के सम्मेलन होते हैं वो किस तरह से अपना असर डालते हैं, कैसा अपना प्रभाव डालते हैं? देखिए, इस प्रकार के सम्मेलन में जो समकालीन समस्याएं होती हैं, जो पुलिस की लीडरशिप है और इंटेलिजेंस के चीफ हैं, वो इस प्रकार की समस्याओं पे विचार करते हैं, विचार करके उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अगर किसी प्रदेश में उनका समाधान की डायरेक्शन में कोई चीज हुई है तो उस पर विचार विमर्श करके ये कोशिश करते हैं कि उसको, अगर वो मॉडल स्वीकार है तो वो पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, और इसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट होती है। हर एक सम्मेलन से पहले, जो पिछले वर्ष का सम्मेलन था उसमें जो कार्रवाई हुई थी उस पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि उसमें हमने कितनी प्रगति की है। तो एक तरीके से ये माध्यम है कि हमने क्या किया, क्या किया जाना चाहिए और कितना कुछ कर लिया है, उसका विश्लेषण करने का भी एक ही मौका मिलता है। और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो पुलिस की लीडरशिप है, जो आमतौर पे सरकार के संपर्क में डे टू डे बेसिस पे नहीं आ पाती है, लेकिन इस प्रकार के सम्मेलन के माध्यम से पुलिस लीडरशिप अपनी बात सरकार तक पहुंचाती है और सरकार से उम्मीद करती है कि जो उनके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उपलब्ध कराए। डॉक्टर केपी सिंह जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सुरक्षा की उभरती चुनौतियों से निपटने के प्रयास और पुलिस तंत्र के आधुनिकीकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर कुशल पाल सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।